Greetings everyone, my name is K.S. Deepak and today I'll be covering those articles which were there in the Hindu's Delhi edition. So which are those articles? Let's see. So the first article is on the Sri Lanka. तो यहाँ पे देखिए कि जो हम्बनटोटा पोर्ट का जो इशू था वो क्या है. There is some concepts known as the string of pearls theory. So वो क्या concept है, इंडिया कैसे काउंटर कर रहा है. So all these things we'll be seeing in our first article. The second article is on panel, is on the parliamentary panel. तो यहाँ पे देखिए कि parliamentary committees कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें divisions, क्या क्या उसमें issues, way forward क्या है. So all these things we'll be seeing in our second article, which is quite important from mains perspective. The third one is on the aspect of vice president. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब का क्या क्या पावर्स हैं, कौन हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी कवर्ड इन द थर्ड वन. एंड देन फोर्थ वन इज ऑन कार्बन मार्केट्स. सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन मार्केट्स क्या होता है, क्या क्या इश्यूज, कौन सा आर्टिकल है पेरिस एग्रीमेंट में जो कि कार्बन मार्केट्स के इसमें है, कैसे कार्बन मार्केट काम करता है. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द फोर्थ. द फिफ्थ वन इज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. सो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग ने एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं. सो बी रेफरिंग टू दैट वीडियो हियर. एंड द सिक्स्थ वन इज ऑन चाइना ताइवान. सो यहाँ पे अगेन चाइना ताइवान का क्या क्या इश्यूज है, ओवर द ईयर्स जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ है, जो यूएन में जो रिप्रेजेंटेशन है दिस चाइना एंड ताइवान के बीच में वो डिबेट कैसे इवॉल्व हुआ है. दैट ऑल थिंग्स वुड बी कवरिंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. So these are the most important topics which are there in today's lecture. So let's start with the first one, which is on China Sri Lanka. China Sri Lanka पे. Now क्यों ये important है, क्योंकि चाइना से एक कमेंट्स आया है जहाँ पे they have told India not to disturb the normal affairs with Sri Lanka. So let's see to understand this. इससे सिंपली समझते हैं. The first one is on the हम्बनटोटा पोर्ट. हम्बनटोटा पोर्ट का क्या इश्यूज है. अब श्रीलंका में वी आर हैविंग थ्री मेजर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट जो है वो तीन है. वन इज द पोर्ट ऑफ कोलंबो. सेकेंड वन जो अभी रिसेंटली बिल्ड है वो है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा जिसका आर्टिकल पे जिक्र है. थर्ड वन इज ट्रिंकोमली, द पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली. और पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली जो है वो इंडिया और काफ़ी और कंट्रीज मिलके वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, जबकि जो एक्चुअल पोर्ट था देयर वाज दिस पोर्ट ऑफ कोलंबो. अब ये पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा का शिलान्यास क्यों रखा गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हम्बनटोटा, लेट्स सी. So as you can see, these are the major global choke points. ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जो डेंसिटी है, जहाँ पे जो शिपिंग रूट्स है, there are quite narrow. अब यहाँ पे अगर देखोगे, the eighth one is Strait of Malacca. You can see the eighth one is Strait of Malacca, whereas the seventh one is Strait of Hormuz, and the sixth one, this one is this. Fifth one is the Suez Canal. This one, and the sixth one is Bab al-Mandi. अब ये जो रूट है 5, 6, 7 अलॉन्ग विथ 8, ये जो रूट है, ये रूट में एनुअली 36,000 शिप्स जो है ट्रैवल करते हैं. 36,000 शिप्स. अब इतने सारे शिप्स को प्रोवाइड करने के लिए, इतने सारे शिप्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका के पास सिर्फ मेजर एक ही पोर्ट था, दैट वाज पोर्ट ऑफ कोलंबो. और पोर्ट ऑफ कोलंबो इतने सारे शिप्स को टैकल भी नहीं कर पा रहा, इतने सारे पोर्ट्स को वो प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा था सर्विसेज, एज वेल एज शिप्स को ऑक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने थे, काफ़ी और सर्विसेज भी. एंड उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पोर्ट ऑफ कोलंबो में नहीं था. एंड विद दैट नोवल माइंडसेट किसे बनाया गया, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा. अब इशू क्या है हम्बनटोटा में, द इशू इज डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी. तो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में क्या होता है, एनी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं. चाइना वुड प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स. कंसेशनल लोन्स कौन से होते हैं, कंसेशनल लोन्स वो होते हैं जहाँ पे जो आपका रेट होता है लोन्स का वो काफ़ी लो होता है, रेट काफ़ी लो होता है. कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस कंसेशनल लोन्स ओवर द टाइम पीरियड वो माउंट अप होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं. एक स्टेज आता है जबकि श्रीलंका जैसे इकोनॉमीज जो है वो रीपे नहीं कर पाते. सो द नेक्स्ट स्टेज वुड बी इनएबिलिटी. जब ये स्टेज हो जाए इनएबिलिटी पे, तो यहाँ पे बात आ जाता है द रेस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री. कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है जो लोन्स है. तो इन दैट केस द श्रीलंका लाइक कंपनी, श्रीलंका लाइक कंट्री वुड एज कि सर हमारे पास पैसा नहीं है. तो चाइना क्या कहेगा, चाइना कहेगा ओके, इफ यू डोंट हैव मनी वी कैन डू वन थिंग, इन एक्सचेंज ऑफ लोन रिलीफ, जो लोन है उसके रिलीफ के एक्सचेंज में आप हमें कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर दो. सो कंसेशंस, अगेन कंसेशंस इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, इन एक्सचेंज ऑफ लोन रिलीफ, लोन रिलीफ के लिए. अब ये कंसेशंस कैसे हो सकते हैं, ये कंसेशन ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको
यहाँ पे लीज पे दे दिया पोर्ट, या वहाँ पे जो लॉजिस्टिक एफेक्ट्स है, लॉजिस्टिक मैटर्स को कोई कंट्री को दे दिया, दैट काइंड ऑफ एस्पेक्ट इज कंसेशनल मैटर्स। एक बार कंसेशन जो है श्रीलंका ऐसे इकोनॉमी दे दे, देन इट विल बी फुलफिलिंग व्हाट, इट विल फुलफिलिंग द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, अब ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव कि उनका जो प्रेजेंस है, उनका प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। नाउ एज आई टोल्ड, दिस रीजन जो हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा वो जो रीजन है 36,000 शिप्स हैं जो कि कवर करते हैं, और वहाँ पे अगर श्रीलंका के जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पे अगर चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाता है, सो दैट वुड इंक्रीज द स्ट्रैटेजिक डेप्थ ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसे हम लोग IOR कहते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसका बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इट फुलफिल्स द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना। एंड यहाँ पे जो बिग पिक्चर है, वो बिग पिक्चर क्या है? इट इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप जिसे देख रहे हो यहाँ पे, द ब्लू लाइन वन इज द ऑयल शिपिंग लेन्स। आप जानते हो कि और जो ऑयल शिपिंग लेन्स है, दे आर द नेक ऑफ इकोनॉमी, इज द नेक ऑफ इकोनॉमी। अगर ऑयल शिपिंग लेन्स को आप अगर कंसाइज कर लो, वहाँ पे अगर रोक पाओ या वहाँ पे अगर कंट्रोल कर पाओ, सो यू कुड बी द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट। चाइना इज ट्राइंग, ये जो स्टार मार्क्स है, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या वो मिलिट्री बेसिस हैं जहाँ पे चाइना इज ट्राइंग टू डेवलप along with what, along with the oil shipping lanes। बट इसमें इशू क्या है? इट इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, द मैरीटाइम एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज एन चैलेंज फॉर इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया का जो सिक्योरिटी है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उस पर एक चैलेंज है दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एंड टू काउंटर क्या कर रहा है? फर्स्ट सी कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट बांग्लादेश का में एक मेजर प्रोजेक्ट है, द चित्तगोंग पोर्ट। सेकेंड मालदीव्स में भी है, जिसे हम लोग आइहवान कहते हैं। थर्ड म्यांमार में है एक डीप सी पोर्ट जो कि बना रहा है चाइना। देन पाकिस्तान में है ग्वादर डीप पोर्ट, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सीपेक जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। देन श्रीलंका में एज वी डिस्कस द हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है एज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। Similarly, India is trying to do what? India is also trying to cover up. कैसे? India is also having major infrastructure changes. India भी try कर रहा है कि major changes लाए to counter the China's initiative. ये चाइना का जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हो चाइना के जो इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए India is also trying to do some things. So what are those some aspects? Let's see. First is something जो मैंने पहले कहा, the doctrines, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन जो कि चाइना करते आ रहा है पाकिस्तान में, म्यांमार में, थाईलैंड में, दैट इज समथिंग। सेकेंड, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कह रहा है? फर्स्ट, इंडिया इज हैविंग द नेवल बेसिस एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस ला रहा है। अलॉन्ग विद दैट वेस्टर्न नेवल कमांड को वो कंसाइज कर रहा है जो कि मुंबई में है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है लक्षद्वीप में। देयर इज दिस ट्राई सर्विस कमांड जो कि अंडमान निकोबार में है। तो सब जो चीज़ें कर रहे हैं, देयर इज दिस ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है। तो जो भी मेजर मिलिट्री चेंजेस लाए जा रहे हैं, दैट इज मेड with an aim to counter China's string of pearls। जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, उनकी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बरकरार है, उसके लिए इंडिया काफ़ी सारे स्टेप्स ला रहे हैं उसके मिलिट्री सर्कल में। Along with that, India is also trying to get the berthing rights with Mozambique। बर्थिंग राइट्स क्या होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जहाँ पे इंडिया के जो शिप्स हैं वहाँ पे बोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हैं। सो दोज राइट्स आर नोन एज बर्थिंग राइट्स। Similarly, India is having the access to French naval bases in the Indian Ocean region. Similar thing you could see with Seychelles also, with Madagascar also, with Mauritius also, Oman के साथ भी अपने सारे काफ़ी treaties हैं, and US के साथ we are having the LEMO। So what is this? It is the logistic exchange memorandum। एक agreement है, memorandum of agreement है on logistic exchange। एंड इसके बेसिस पे जितने भी शिप्स हैं वो इंडियन जो शिप्स हैं वो यूएस के बेसिस और यूएस के जो शिप्स हैं इंडियन बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज देयर इन 2016 से है ये। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में जो नेवल बेस है वहाँ पे भी इंडिया का जो अटैचमेंट है, इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो बड़ा है। सो दिस इज समथिंग विच इंडिया इज ट्राइंग टू डू इन द डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में इंडिया इज ट्राइंग टू हैव दिस मेजर्स। इसके अलावा और भी मेजर्स हैं जो कि इंडिया ला रहा है। सो कौन से हैं? फर्स्ट वन is India's Act East policy। Now you should know कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 1991 में आया, दैट वाज प्योरली मोर और लेस इकोनॉमिक इन एस्पेक्ट। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को ध्यान में रख के एलईपी लाया गया था। बट ओवर द इयर्स वहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं वो चेंज हुई। जो साउथ एशिया में काफ़ी सारे इवोल्यूशंस हुए,
उसके बेसिस पे 2014 में आपका आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी AEP, जो कि आया 2014 में। एंड ये जो चेंज है यहाँ पे, जो LEP में सिर्फ और सिर्फ आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, जबकि AEP में आपका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, वहाँ पे मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो AEP इज मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एंड इट इज मच मोर प्रून एंड मच मोर मेच्योर व्हेन इट कम्स टू एन कंपैरिजन बिटवीन LEP एंड AEP। सो फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है AEP। सेकेंड एस्पेक्ट है बिल्डिंग एंड असेसिंग पोर्ट, जिसे हम लोग ने बात किया। देयर इज दिस शाबाज पोर्ट इन ईरान, इंडोनेशिया के साथ, म्यांमार के साथ, मंगोलिया के साथ, मंगोला, दैट्स इन बांग्लादेश, एंड ऑल्सो विद ओमान एज आई डिस्कस, सिंगापुर के साथ, काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ देयर इज सी पोर्ट एग्रीमेंट और अदर जो एग्रीमेंट्स है, जैसे हम लोग लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे विद USA। सो ये सब एग्रीमेंट्स इंडिया ला रहा है। थर्ड इज द मिलिट्री एंड नेवल रिलेशनशिप, जो मिलिट्री है वो भी वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज दिस मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स, किसके साथ? वियतनाम के साथ है, जापान के साथ है, फिलीपींस के साथ है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब चीज़ों को क्यों कर रहे हैं? टू हेल्प व्हाट? टू काउंटर चाइना। अब ये जो छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स इंडिविजुअली काउंटर नहीं कर सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद दोज प्लेयर्स एंड टू मेक एन कंबाइंड फोर्स। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज बिल्डिंग कोस्टल रेडार नेटवर्क्स। अब कोस्टल रेडार नेटवर्क्स किस कंट्रीज के साथ? वी आर हैविंग दिस कोस्टल रेडार नेटवर्क्स एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, वी आर हैविंग विद मालदीव्स, विद श्रीलंका, मॉरिशस, सेचेल्स, ये सब कंट्रीज के साथ इंडिया इज ट्राइंग टू हैव क्या? कोस्टल रेडार नेटवर्क्स। अब ये कोस्टल रेडार नेटवर्क से जो डाटा आता है, सर्विलेंस को जो डाटा आता है, उसे कंपाइल करने के लिए, उसे फ्रेंडली स्टेट्स के साथ शेयर करने के लिए वी आर ऑल्सो हैविंग द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। और ये कहाँ पे? इट वुड बी बेस्ड ऑन गुड़गांव। सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स जो कि इंडिया अपने अंदर ला रहा है, एंड दीज वर द एस्पेक्ट्स जो कि इंडिया इंटरनेशनल फोरम में ला रहा है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो कि इंडिया ट्राई कर रहा है। ओवरऑल इंडिया इज ट्राइंग टू काउंटर क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया इज ट्राइंग टू डू दिस। विद दैट लेट्स मूव टू आवर सेकंड एस्पेक्ट विच इज ऑन पार्लियामेंट्री पैनल। फर्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट्री पैनल का जो फाउंडेशन है उसमें क्या फैक्ट्स हैं। सो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट्री पैनल का, इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन व्हाट? इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एस्पेक्ट्स है, इट इज़ टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सिस्टम है ज़्यादातर इट इज़ टेकन एज सच इन इंडियन पार्लियामेंट, बट उसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे जो वन ऑफ दम इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी। सेकेंड वन जो फर्स्ट पैक था, पैक इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। पैक क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन द अगेन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द ऑटोनॉमी एज वेल एज द अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो दो आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या प्रोवाइड करता है? द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स। एंड द आर्टिकल 118 क्या प्रोवाइड करते हैं? उन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेट करने की जो बारीकियां हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 118। टू स्पेसिफिक इट्स आर्टिकल 118 क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। विद दैट लेट्स सी द बेसिक टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज के काफ़ी टाइप्स होते हैं। वी आर हैविंग द फाइनेंशियल कमिटीज, वी आर हैविंग द standing committees, we are having the ad hoc committees, as well as we are having the administrative committees. अब ये सब कमिटीज़ हैं जो कि लोकसभा में जनरली हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से देखें तो बेसिकली हम लोग के पास दो हैं। कौन से? स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एड हॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ में वी आर हैविंग द फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, कमिटी टू एनक्वायर है, स्क्रूटिनाइज है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए है, हाउस कीपिंग के लिए। वेरस एड हॉक में हमारे पास हैं इंक्वायरी कमिटीज़ एंड एडवाइजरी कमिटीज़। इसमें इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कमिटीज़, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये जो कंट्री के जो फाइनेंसेस है उसे स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। इसमें वी आर हैविंग 3। द फर्स्ट वन इज द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जिसे हम लोग ने देखा, द फर्स्ट वन वाज इन 1950s। तो जो गवर्नमेंट का जो एनुअल रिपोर्ट है उसे वो डिस्कस करते हैं, एज वेल एज जो कैग, कॉम्पटन ऑडिटर जनरल, जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ले करते हैं, उस रिपोर्ट्स को भी कौन स्क्रूटिनाइज करता है? पैक, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कमिटी। सेकेंड एस्पेक्ट इज द एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमिटी क्या करता है? इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कमिटीज जो है। एस्टिमेट्स कमिटी बजट पे डिस्कस करता है। जो बजट जो है, बजट में एस्टिमेट्स का डिस्कशन करता है, उसे स्क्रूटिनाइज करते हैं कौन? एस्टिमेट्स कमिटी। द थर्ड वन इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो जितने भी PSUs हैं, PUCs में कौन डिस्कस करता है? उसे कौन देखता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देन वी आर हैविंग द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज।
अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ऑल टुगेदर कितने हैं, 24 हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ये 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में जो 16 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो लोकसभा के हैं एंड 8 इज़ फ्रॉम राज्यसभा। और ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ है, फॉर एग्जांपल एक कमेटी है जो कि है स्टील और कोल के लिए, सो हर एक कमेटी का जो मैंडेट है, मैंडेट फिक्स्ड है, जो क्या करना है, क्या जो काम है वो फिक्स्ड है। बट उसमें फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि एक कमेटी है ऑन स्टील एंड कोल, वो जो कमेटी है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है टू फुलफिल इट्स मैंडेट। सो ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज, इट्स नॉट कि एक डिपार्टमेंटल कमेटी सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्ट्री के साथ डील करेगा। एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो सकता है कि 3-4 मिनिस्ट्रीज के साथ डील करे, दैट इज़ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ इंक्वायरी कमिटीज़। सो इंक्वायरी कमिटीज़ क्या है? सो इंक्वायरी कमिटीज़, जैसे नाम से आपको पता चल गया होगा, इंक्वायरी कमिटीज़ इंक्वायरी करवाता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन कमिटी ऑन बोफोर्स, जो बोफोर डील था, बोफोर जो स्कैम्स था उसे इंक्वायर करने के लिए, उसमें इंक्वायरी लाने के लिए देयर वाज वन कमिटी। सेम स्टॉक मार्केट में जो स्कैम हुए हैं, स्टॉक मार्केट स्कैम, उसे भी डिस्कस करने के लिए, उसे स्क्रूटनाइज करने के लिए देयर वाज अनदर कमिटी। काफ़ी सारे कमिटीज़ हैं जो कि ऐसे स्कैम्स को इंक्वायर करने के लिए, इंक्वायरी लाने के लिए। अनदर एस्पेक्ट इज एडवाइजरी कमिटी। ना एडवाइजरी कमिटी अगेन एविडेंट है, काफ़ी एविडेंट है नाम से ही। एडवाइजरी कमेटी कब होता है? जब कोई लॉ है, बिल है, उसमें ज़्यादा स्क्रूटिनी प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एज सच उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिटेल में जाए, उनकी बारीकियों को समझे, एंड इन दैट केस किसे रेफर करते हैं? एडवाइजरी कमिटीज़। और ये जो है ये एज पर नीड, जब ज़रूरत पड़े तब लाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई इन्हें कहते हैं एड हॉक कमिटीज़। जब ज़रूरत पड़े उस बेसिस पे इन्हें बनाए जाते हैं। विद दैट लेट्स मूव टू द सिग्निफिकेंस। क्या क्या है सिग्निफिकेंस? सो एज आई टोल्ड, फर्स्ट वन इज इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने कहा, हर एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो सकता है कि सेवरल मिनिस्ट्रीज के साथ कवर कर रहा हो टू कवर इट्स मैंडेट। सो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी वुड बी हैविंग एन मैंडेट। ये जो मैंडेट है, मैंडेट को कवर करने के लिए काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज हो सकते हैं। देयर इज मिनिस्ट्री 1, मिनिस्ट्री 2, मिनिस्ट्री 3। तो इस वजह से एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन आता है टू फुलफिल द मैंडेट। सो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड, टू हैव द डिटेल स्क्रूटिनी। एज आई टोल्ड, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है, इतना एक्सपर्टीज नहीं रहता है। काफ़ी कुछ जो लॉज होते हैं, काफ़ी जो बिल्स होते हैं, काफ़ी टेक्निकल होते हैं नेचर में। सो पार्लियामेंट एज सच, क्योंकि पॉलिटिकल गैम्बल होते हैं और एक्सपर्टीज भी नहीं होते, वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं होता है कि ये जो लॉज हैं, ये जो बिल्स है, उस पर डिटेल पे स्टडी करें। इन दैट केस कौन हेल्प कर सकता है? दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इनके पास हम लोग क्या कर सकते हैं? जो एमपीज़ हैं, हो सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं। एमपीज़ वैसे हों जो कि उस जो टेक्नोलॉजी को अवेयरली जानते हों, उसको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ हों, सो उन्हें स्क्रूटनाइज करके, उन्हें ग्रुप करके हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? डिस्कस करने दे सकते हैं। सो दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट इज वी वुड एक्ट एज मिनी पार्लियामेंट। ना जैसे मैंने कहा, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ है उसमें कुछ लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हैं, जितने भी एमपीज़ आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, उसमें काफ़ी सारे एमपीज़ होते हैं, आपके रूलिंग पार्टी के होते हैं, अपोजिशन पार्टी के होते हैं, काफ़ी सब मिक्सअप होता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में। और इस वजह से क्या होता है? इट एक्ट्स एज मिनी पार्लियामेंट। तो मिनी पार्लियामेंट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी से जाएगा या सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन से जाएगा, काफ़ी सारे पार्टीज आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, एंड इट एक्ट्स एज मिनी पार्लियामेंट। सो दैट इज द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। With that, let's move to the issues. क्या क्या हैं दिक्कतें? The first issue is decline in matters referred. So let me give you an status. तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी के माने तो 14th लोकसभा, then we are having 15th लोकसभा, then 16th लोकसभा। So उन्होंने स्टडी किया कि कितने पेपर्स जो हैं, कितने बिल्स ये ओवर द 3 लोकसभा देयर हैज़ बिन रेफर्ड टू। तो 14th लोकसभा में अराउंड 60% बिल्स थे जो कि रेफ़र किए गए थे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। 15th में इट इंक्रीज टू 71%, काफ़ी अच्छी बात है। बट 16th लोकसभा में इट रिड्यूस टू व्हाट? 27%। सो दैट मीन्स जो रेफरिंग किए जा रहे हैं वो क्या है? वो नंबर कम हो गए। सो दैट इज़ द फर्स्ट इशू, डिक्लाइन इन द मैटर्स। सेकेंड वन, नेग्लेक्ट इन द मैटर्स ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे एब्रोगेशन है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, इसको जो एब्रोगेशन कर रहे थे, इट वाज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसके रिपरकशंस इंटरनेशनल फोरम में भी थे।
तो ऐसे सब स्टेप्स लेने से पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाना, उसमें डिस्कशन करना, इससे क्या होता है, इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो रिपरकशंस हो सकते थे उससे हम लोग बेटर समझ सकते थे. सो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज. थर्ड, लो अटेंडेंस. इसमें जो अटेंडेंस है वो कम है जो MPs आ रहे हैं. फोर्थ इज टू मेनी मिनिस्ट्रीज अंडर ए कमिटी. नाउ एज आई टोल्ड, जब आप मैंडेट कवर करने के लिए आपके साथ काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, पर काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज में आप इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन तो ला रहे हो, द सेम टाइम यू आर इंक्रीजिंग द बर्डन्स. जो बर्डन है वो बढ़ा रहे हो, और बर्डन बढ़ जाता है तो एफिशिएंसी हो जाता है वो कम हो जाता है. एंड दैट इज द अनदर इशू विद पार्लियामेंट्री कमिटीज. देन नेक्स्ट वन इज नॉर्म्स. जो हैं, जो MPs को सेलेक्ट करने के जो नॉर्म्स हैं वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम लोग अच्छे से नहीं देख रहे हैं. सो दीज आर द बेसिक इश्यूज व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज. लेट्स मूव टू द वे फॉरवर्ड. हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो फर्स्ट थिंग क्या है, बर्डन ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, कमिटीज़ ज़्यादा बना सकते हैं. सो उससे क्या होगा, बर्डन कम जाएंगे. सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट मैंडेटरी डिस्कशन. ऐसा कुछ हम लोग ला सकते हैं जिसमें जो डिस्कशन है उसे मैंडेटरी प्रोवाइड करें. मैंडेटरीली जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स होगा वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर चले जाए, ऐसा हम लोग सिस्टम बना सकते हैं. थर्ड एस्पेक्ट इज जो रिकमेंडेशंस है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वी शुड ट्रीट एट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दे आर व्हाट, दे आर कॉन्शियस कीपर्स ऑफ द नेशंस इन फाइनेंशियल मीटर्स. जैसे मैंने कहा, जो एनुअल रिपोर्ट्स है गवर्नमेंट का वो स्क्रूटिनाइज करता है, एज वेल एज जो कैग जो रिपोर्ट देते हैं जो कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में स्टेबल करता है वो भी स्क्रूटनाइज करते हैं. सो दे आर द कॉन्शियस कीपर्स. अगर हम लोग पैक के जो रिकमेंडेशंस है उसे हम लोग सीरियसली ट्रीट ना करें, सो that would be disastrous for the financial security of the country. So that is another way forward. हम लोग उसे seriously provide करना है, seriously देखना है. Another thing is amending the rules of business. जिस तरीके से ये rules लाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये ऑपरेट किए जाते हैं. Along with that हमें क्या करना चाहिए, periodic review ये भी करना चाहिए. ये जो रिव्यू है लॉज के, ये रिव्यू भी करना चाहिए, उनके मैटर्स हम लोग देखना चाहिए. Along with that जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसे अमेंड भी करना है. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग, दिस इज हैज बीन रिकमेंडेड बाय व्हाट, नेशनल कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC. NCRWC के बेसिस पे उनके रिपोर्ट में ये लिखा गया है दैट वी शुड हैव व्हाट, पीरियोडिक रिव्यू एज वेल एज amending the rules of business. So that is something which you should be aware of as a main aspect. With that, let's move to our third article which is on Venkaiah, वाइस प्रेसिडेंट पे. सो फर्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या फैक्ट्स हैं. सो इट्स बेस्ड ऑन व्हाट, इट बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. सो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बेसिस पे ये लाइन है, उसके एनालोगस है. सेकंड, इट इज द सेकंड हाईएस्ट बॉडी, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में. थर्ड, कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है, आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ, इसे जब इलेक्ट करते हैं देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन. इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है. What we are having an indirect elections. किस तरीके से, by proportional representation by means of single transferable vote, जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. सिमिलरली यहाँ पे we are having proportional representation. Then vice president जो it holds for how many years? Holds for 5 years. So these are the basic facts. Now let's see the differences between president and vice president. प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरल बोर्ड, इसमें जो लोग इलेक्ट हो, जो लोग वोट डालते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज. अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं वो डिपेंड करता है कि किसका इलेक्शन है. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ लोग होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ लोग नहीं होते हैं. लेट्स सी. सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इफ यू सी, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट में बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. दैट मीन्स कौन कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ये सब मिला के कौन बनाता है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. जबकि प्रेसिडेंट के केस में वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो नहीं है. देन जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो एस्पेक्ट है, दे आर हैविंग अ पार्ट. उनका एक पार्ट है, उनका एक एक्टिव रोल है स्टेट असेंबलीज का. जबकि आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करो, वहाँ पे द स्टेट्स आर नॉट हैविंग एन एक्टिव रोल, उनका कोई रोल नहीं है. सो प्रेसिडेंट में स्टेट्स का रोल है, यहाँ पे नहीं है. दैट इज अनदर एस्पेक्ट. थर्ड एस्पेक्ट इज दैट इट कैन बी, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर्मली. नाउ जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम पे वी यूज द वर्ड इम्पीचमेंट.
सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करना, तो वी यूज सिंपल वर्ड रिमूवल. ओके, सो दैट इज समथिंग विच गोज इनटू व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में इज रिटन. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, so जो इम्पीचमेंट है दैट इज फॉर्मली रिटन कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. जबकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में सच ए सिस्टम इज नॉट देयर, देयर इज नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिमूवल करने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसेस. सो दैट इज अनदर डिफरेंशिएशन. लास्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो इम्पीचमेंट है दैट कुड बी डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उस बेसिस पे हम लोग जो इम्पीचमेंट का मोशन है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. जबकि यहाँ पे क्योंकि उसमें जिक्र ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है, सो वी डोंट हैव सच एन टर्म. यहाँ पे एज यू कुड सी, यहाँ पे कैसे रिमूव कर सकते हैं, राज्यसभा जो है, राज्यसभा कुड सिंपली पास अ रेजोल्यूशन जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा. एंड इन दैट केस जो भी रूल्स हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, ही वुड बी इम्पीच्ड. Another thing is that, as I told, there's no ground mentioned in the constitution. Constitution में कोई grounds नहीं है on the basis of which जिसे हम लोग remove करें, जिसे हम लोग impeach करें. With that understanding, let's see the qualifications. Who is qualified to become Vice President of India? So first, he should be an Indian citizen. He or she should be an Indian citizen. Second, उसकी जो age है 35 years होना चाहिए. Then he should be qualified for what? He or she should be qualified for being an Rajya Sabha member. राज्यसभा मेंबर बनने का क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, बट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ लोकसभा और राज्यसभा मेंबर. क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बट ही शुड बी नॉट. और अगर सेलेक्ट हो जाता है सो इट इज डीम्ड, इट इज कंसिडर्ड कि जो लोकसभा और राज्यसभा को जो मेंबरशिप है वो उन्होंने हटा दिया है. सो दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड. अनदर एस्पेक्ट इज दैट ही इज नॉट अलाउड और द पर्सन इज नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. किसके अंडर, ना गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना पब्लिक या लोकल अथॉरिटी, किसी के अंदर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए. लास्ट पॉइंट, कौन कौन बन सकते हैं इसके अलावा, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बन सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट भी बन सकते हैं, एमपीज एंड एमएलए. सो दीज आर द पीपल हु कैन ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बिकम होम, टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विद दैट लेट्स सी द पावर्स. क्या क्या पावर्स हैं. So first power quite evident, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha का ex officio chairman है. Second, he acts as a president. He or she acts as a president when it comes to an vacancy. President का जो ऑफिस है वहाँ पे अगर वैकेंसी हो, वैकेंसी could come as in case of an resignation या death या removal या कोई भी तरीके से. In that case कौन act करेगा as a president? Vice president. Next thing is that he also acts as president when for maximum of 6 months. So in case of a vacancy by death, resignation या कोई भी तरीके से हो, in that case वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कितने टाइम तक एक्ट कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने के लिए. उसके अंदर ही अंदर जो नया प्रेसिडेंट है, नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है. सो मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट कर सकता है इन केस ऑफ एन वैकेंसी. देन अगर प्रेसिडेंट जो है अनेबल है, ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल उसमें कोई इलनेस है, कोई भी इश्यूज हैं, इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज कर सकता है एज एन प्रेसिडेंट. कब तक, अंटिल द टाइम प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम ना करे तब तक वाइस प्रेसिडेंट को डिस्चार्ज द ड्यूटीज इन द केस दैट प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस. नेक्स्ट थिंग, जो इलेक्शन है, इलेक्शन एज एन वाइस प्रेसिडेंट जो है, इट कैनॉट बी चैलेंज इन ग्राउंड ऑफ व्हाट, इन ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज. अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई इनकम्प्लीट है, कोई वैकेंसीज है, वो एक ग्राउंड नहीं हो सकता व्हाट, टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट एज वॉइड. जो इलेक्शन है उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ विच, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज. लास्ट पॉइंट इज दैट अगर कोई इलेक्शन में कोई इश्यूज हैं, कोई भी कंट्रोवर्सीज हैं, तो कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट उसका केस देखेगा. एंड अगर सुप्रीम कोर्ट उसके सपोर्ट में, दैट मीन्स जो इलेक्शन है उसे वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, इन दैट केस उस पीरियड में जब तक डिक्लेयर नहीं करते, हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर दिए हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है एक बार वॉइड हो जाए तो जितने भी साइन उन्होंने किए हैं उससे पहले वो सब इनसिग्निफिकेंट हो, वो सब इनवैलिड हो जाए, ऐसा नहीं होता. तो इन केस कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई डिक्लेरेशन है, कोई इलेक्शन है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इन दैट केस जितने भी लॉज हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, दे आर स्टिल वैलिड.
The same goes for President of India also. With that, let's see the fourth article which is on carbon market. अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन मार्केट क्या है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन, व्हाट इज कार्बन मार्केट, देखते हैं. सो कार्बन मार्केट डज व्हाट, इट अलाउज फॉर बाइंग एंड सेलिंग व्हाट, कार्बन एमिशंस. कार्बन एमिशंस को हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल एमिशंस. Second aspect, it existed in the Kyoto Protocol also, and it was replaced in what, in the Paris Agreement of 2020. Third aspect, it has the potential what, to deliver emission reduction. जो emission reduction है उसे हम लोग promote करने के लिए it has potential, the carbon market. The fourth one, कि जो provisions है, provisions is as per what, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. सो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, जो कि स्पेसिफिक मैंडेट कवर करता है. बट इन जनरल आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ व्हाट, सेटिंग अप ऑफ कार्बन मार्केट्स. विद दैट लेट्स सी कि काम कैसे करते हैं. सो एज यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल एक एमिटर ए है, एमिटर बी है, दोनों स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं. एमिटर बी ने क्या किया, एमिटर बी ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किए, और उनका जो ऑब्लिगेशंस है, दिस रेड लाइन इज समथिंग जो कि एज एन इंडस्ट्री वो कर सकते थे. एज एन इंडस्ट्री वो कितना अलाउ कर सकते हैं, दैट इज दिस रेड लाइन. तो एमिशन जो है, एमिटर बी ने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए और वो लिमिट के अंदर ही रिड्यूस किए, वो लिमिट के अंदर ही उन्होंने एमिट किया. सो दे हैव रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड दिस इज द एलोकेटेड. सो एलोकेटेड लाइन से अंदर ही अंदर उन्होंने अपना ऑब्लिगेशंस जो है वो कवर कर दिया. जबकि एमिटर ए ने वो सब नहीं किया, और एमिटर ए ने क्या किया, एमिटर ए ने एक्सेसिव जो ग्रीन हाउस गैस है उसे एमिट कर दिया. अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एमिटर बी, क्योंकि उन्होंने इतना एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं एमिट किया, तो एमिटर बी कुड हैव व्हाट, एमिटर बी को मिल सकता है कार्बन क्रेडिट. कार्बन क्रेडिट, और ये जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट किसके साथ ट्रेड कर सकता है, एमिटर बी, जो कि ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किया. और ये जो कार्बन क्रेडिट है, इसके एक्सचेंज में एमिटर ए क्या कर सकता है, एमिटर बी को पैसा दे सकता है. सो दिस वुड मीन व्हाट, दिस वुड मीन कि अगर कोई आदमी है, अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि अपना जो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस कवर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है विथ हुम, विद द वन हु हैज फुलफिल्ड इट्स ऑब्लिगेशंस. सो इस तरीके से जो एमिशन है, एमिशन कुड बी traded also, and finally what is the overall aim, to reduce this emission, to have a reduction this emission. So this is something how the trading system works. With that let's see कि जो Kyoto Protocol में क्या क्या mechanisms है, Kyoto Protocol में क्या क्या mechanism है. So first mechanism is the emission trading. So क्या है emission trading? Emission trading में क्या होता है, कोई advanced country can acquire, क्या कर सकता है, emission units from another advanced country for meeting the emission as part of their reduction target. For example, मान लीजिए कि फ्रांस है एक एडवांस कंट्री, दूसरा एडवांस कंट्री है यूएस. तो यूएस ने क्या किया, जैसे हम लोग ने एमिटर ए एमिटर बी में देखा, तो यूएस ने अपने जो ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए, फ्रांस ने नहीं किए. तो फ्रांस क्या कर सकता है, यूएस से वो जो कार्बन क्रेडिट है वो चेंज कर सकता है, और यूएस क्या और फ्रांस क्या कर सकता है, उसके एक्सचेंज में पैसा दे सकता है. सो दैट इज समथिंग नोन एज एमिशन ट्रेडिंग. एक्सेसिव जो एमिशन कैपेसिटी है उसके एक्सचेंज में क्या कर सकता है, पैसा दे सकता है. सो दैट इज समथिंग नोन एज इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, जो कि एडवांस कंट्रीज के बीच में होता है. सेकेंड इज नोन एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो ये क्या करता है, यहाँ पे एनी एडवांस कंट्री क्या करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करता है, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, कहाँ पे, इन एन डेवलपिंग कंट्री में. क्यों, और इस बेसिस में क्या मिलता है उसे, उन्हें मिलता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स, जिसे कहते हैं CER क्रेडिट्स, और विच कुड बी ट्रेडेड फॉर देयर रिडक्शन टारगेट्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेम एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रांस इज एन एडवांस कंट्री. डेवलपिंग कंट्री में मान लीजिए कोई अफ्रीकन कंट्री या इंडिया है, तो इंडिया में क्या कर सकता है, फ्रांस फंड कर सकता है प्रोजेक्ट्स, जिससे कि वो जो फंडिंग है उसके बेसिस में उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा, फ्रांस को मिलेगा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द टारगेट. जो उनका टारगेट है एज पर द एग्रीमेंट, जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसे फुलफिल करने के लिए, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो भी उनके जो अचीवमेंट्स है, जो टारगेट्स है, उसे फुलफिल करने के लिए दे कुड यूज दिस सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स. सो दैट इज समथिंग नोन एज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. जो तीसरा मैकेनिज्म है, दैट इज नोन एज द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इट्स अगेन क्वाइट सिंपल. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी एडवांस कंट्री, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है, एडवांस कंट्री क्या कर सकता है, अनदर एडवांस कंट्री के साथ मिक्स करके मिलके दे कुड provide and part in the emission reduction project.
जो एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट है वो दोनों मिलकर लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और यूएस जो है मिक्स होके वो दोनों कोलैबोरेट करके क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में वो फंड कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो 3 कौन से मैकेनिज्म्स है, एमिशन ट्रेडिंग, सेकंड इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, थर्ड इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। फिफ्थ एस्पेक्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे मैंने 28 जुलाई का जो न्यूज़ एनालिसिस है वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट स्टेज, लेयरिंग, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो कैसे पैसा लेते हैं, जो अमेंडमेंट एक्ट था मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन जो एक्ट है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, वो अमेंडमेंट्स में क्या क्या इशूज़ हैं, ये सब चीज़ों में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में कब डिस्कस किया, 28 जुलाई। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। विद दैट लेट्स मूव to our 6th article which is on China Taiwan. Now China Taiwan जो है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। So let's see what is this China Taiwan issue. So first हम लोग जाने से पहले अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे चाइना है, मेनलैंड चाइना, एंड ताइवान जो है एक स्मॉल आइलैंड है। मेनलैंड चाइना को जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कहते हैं उसे PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि ताइवान को जो गवर्नमेंट है उसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी नाउ। फर्स्ट चाइनीज सिविल वार हुए। चाइनीज सिविल वार कब हुआ, 1949 में हुआ। उस टाइम पे जो मेनलैंड चाइना है, मेनलैंड चाइना में 2 पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आए। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी वाज KMT, जिसे हम लोग कहते हैं क्युमिंगटांग, एंड सेकेंड वाज CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो सिविल वार के पहले कौन था, KMT था एंड CCP था। सिविल वार के बाद क्या हुआ, ये जो QMT जो है क्युमिंगटांग, दैट अंडर ROC कहाँ पे, वो जो आइलैंड है ताइवान, ROC के अंडर KMT जो है कहाँ चला गया, ताइवान में। सो इट विड्रू टू ताइवान। एंड CCP जो है, CCP हैड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन मेनलैंड चाइना में CCP आ गया और ताइवान में कौन आ गया, KMT, क्युमिंगटांग। दैट इज समथिंग विच आई हैव रिटन हियर। थर्ड टाइम इज दैट जो यूएन में चाइना को कौन रिप्रेजेंट करता था, चाइना एज सच, मतलब दोनों को मिला के था पहले चाइना, दिस मेनलैंड ऑल्सो एंड दिस आइलैंड ऑल्सो चाइना। ये चाइना को कौन रिप्रेजेंट करता था, ROC। दिस आइलैंड, ये जो आइलैंड है, आइलैंड का जो गवर्नमेंट है ROC इसे रिप्रेजेंट करता था पूरा चाइना को इनिशियली। देन क्या हुआ कि बोथ जो गवर्नमेंट है, कौन से गवर्नमेंट, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एज वेल एज ROC, दोनों चाहते थे कि जो ये क्या बने, ये बने लेजिटिमेट ऑर्डर्स, पूरा चाइना का ये दोनों बनना चाहते थे। ROC कहता था कि नहीं, हम हैं पूरा चाइना को कंट्रोल करने वाले, whereas PRC टोल कि नहीं, हम लोग हैं जो कि लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये काइंड ऑफ टसल चलते गया। देन क्या हुआ, देन वी हैड जो ताइवान में KMT के साथ साथ अनदर पार्टी बना, दैट इज DPP, जो कि है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। देन उसके बाद क्या हुआ, सिनो सोवियत स्प्लिट। अब सिनो सोवियत स्प्लिट क्या है, कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज के कारण, कुछ और इश्यूज के कारण चाइना और सिनो इज चाइना, सोवियत इज USSR। सो चाइना एंड USSR के जो डिफरेंसेस है वहाँ पे उनके जो रिलेशनशिप है उसमें बारीकियाँ आ गई, उसमें गैप्स आ गए, उसमें रिजेस आ गए। और जैसे ही इसमें गैपिंग आए, चाइना और USSR के बीच में गैप्स आए, तो कौन आया, सो US ट्राइड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट विद चाइना। उससे क्या हुआ, along with that we had this China-Vietnam war also, but इससे क्या हुआ, US came into a picture, US tried to increase its collaboration, its diplomatic aspects with the China, और इससे क्या हुआ, जो PRC है, अभी तक ROC was having the head, but इसकी वजह से क्या हुआ, PRC gained an upper hand, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो PRC का जो स्पीयर है, PRC का जो स्पेस है वो बढ़ गया। जैसे ही PRC का स्पेस बढ़ गया तो क्या हुआ, UN में जो कि अब तक ROC रिप्रेजेंट करता था, अब क्या हुआ, 1971 में ROC को रिप्लेस कर दिया कौन, PRC। सो अभी कौन था, अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनलैंड चाइना, इट इज द PRC, पर पहले कौन करता था, ROC। विद दैट देन क्या हुआ कि UN ऑल्सो कंसिडर ताइवान टू बी एन पार्ट ऑफ चाइना। तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, ROC से PRC चेंज नहीं किया, अलॉन्ग विद दैट उन्होंने कंसिडर क्या किया, ताइवान जो है इट इज एन पार्ट ऑफ चाइना। देन लास्ट व्हाट हैपेंड, एज ऑफ नाउ अभी भी आप देखोगे ताइवान इज नॉट एन मेंबर ऑफ UN। नाउ इसमें क्या है, इसमें अनदर एस्पेक्ट इज नॉन एज द वन चाइना पॉलिसी। सो वन चाइना पॉलिसी क्या है, बेसिकली वन चाइना पॉलिसी इज एन डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट, जिससे कि कहता है कि चाइना का जो पोजीशन है दैट इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट इज देयर, दैट इज ओनली PRC, सिर्फ और सिर्फ PRC है, देयर इज नो ROC जो है वो नहीं है, दैट इज समथिंग चाइना एजर्ट्स।
एंड दैट इज नोन एज वन चाइना पॉलिसी। अब ये जो वन चाइना पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो नैरेटिव है दैट इज डिफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डिस्कस किया, ताइवान में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, KMT एंड DPP। तो KMT का माने तो यस, KMT फॉलोज, KMT एक्सेप्ट्स वन चाइना पॉलिसी, बट इट इज नॉट द PRC। ये PRC नहीं है जो कि पूरा चाइना को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? ROC। KMT के माने तो वन चाइना पॉलिसी के ये मानता है वन चाइना पॉलिसी, बट कौन रिप्रेजेंट करना चाहिए? ROC। ये जो PRC है, PRC नहीं है लेजिटिमेट ऑनर। जबकि अगर आप DPP का नैरेटिव सुनोगे, DPP के अकॉर्डिंगली वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। वो मानते हैं कि चाइना अलग, जो मेनलैंड चाइना है वो अलग है और ताइवान जो है वो अलग है। सो दैट इज द डिफरेंस इन द नैरेटिव व्हेन इट कम्स टू वन चाइना पॉलिसी। पॉलिटिकल पार्टीज में भी नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहे हैं। विद दैट लेट्स मूव। अच्छा, बाय द वे, आई हैव डिस्कस दिस वन चाइना पॉलिसी इन डिटेल इन द 5th अगस्त। वन चाइना पॉलिसी क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट टू वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी को कैसे वन इंडिया पॉलिसी से काउंटर कर रहे हैं, क्या क्या है एस्पेक्ट्स, क्या क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द 5th अगस्त। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। विद दैट लेट्स सी द क्विज ऑफ द डे। क्या क्या है क्वेश्चंस आज देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन devaluation ऑफ द करेंसी, जो कि UPSC 2019 में आ चुका है। So please try to attempt this question. And the second one is on the aspects of removal of judge of Supreme Court. Supreme Court के judges जो हैं उसे कौन रिमूव कर सकते हैं, उसके ऊपर second question है। So again, please try to attempt these questions in the comment section. The answers to this question would be provided in the form of an PDF in the video's description, as well as जो ये PPT है, PPT in the form of an PDF would be provided in our Telegram group. So please join our group, and I hope that you have learned a lot. We will be trying to work hard for your safety. We will be trying to work hard for your studies. At the same time, please study hard, work hard, stay safe. Thank you. See you soon.